हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम बहुत ही शानदार लेक्चर लेने वाले हैं यानी कि मोहम्मद गौरी। और आज के लेक्चर में तराइन का शानदार युद्ध होने वाला है और पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में शानदार संघर्ष होगा और इसी के संदर्भ में भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मुस्लिम सत्ता जो है वो किस प्रकार भारत में स्थापित होती है, पृथ्वीराज की क्या कमियां रहती हैं युद्ध हारने के पीछे, मोहम्मद गौरी ऐसा क्या करता है जो वो भारतीय राजनीति में और भारतीय साम्राज्य में बड़ी आसानी से प्रवेश पा लेता है। इन सारे टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे किस प्रकार भारत जो है वहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आता है जो लगातार 1947 तक चलती रहती है। तो हमने पिछले 2 लेक्चर में तुर्कों के संबंध में जाना था, अलब्तकीन सुबक्तकीन को वहाँ पढ़ा हमने और उसके बाद लगातार हम पढ़ रहे थे महमूद गजनवी को हमने पढ़ा, उनके 17 जो आक्रमण हुए उनको हमने पढ़ा। आज जो है हम उसी को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद गौरी को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले जानते हैं। कल मैंने तुम्हें पिछले जो वीडियो था उसमें बताया था कि किस प्रकार मोहम्मद गौरी बनता है, यानी कि शिहाबुद्दीन इसका जो नाम था इतिहास में, इससे मोहम्मद गौरी बनता है। तो मोहम्मद गौरी का जो जन्म है वो 1449 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1449 ईस्वी में होता है। गौर यानी कि पहले नाम था गौर या गौर, ये पड़ता है अफगानिस्तान में। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अनुमानित एक जन्म तिथि है, किसी के पास प्रमाण पत्र तो नहीं है कि देखिए मोहम्मद गौरी का प्रमाण पत्र हो। इनका जो वंश था वो ससनवी वंश था। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु है वो 15 मार्च 1206 को झेलम नदी के किनारे यानी कि रावलपिंडी में जाके इनकी मृत्यु होती है। और रावलपिंडी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान पड़ता है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि साहब अभी जन्म कराया और तुरंत इनको सिलटा दिया। जानकारी देना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आप लोग एक व्याख्यात्मक इतिहास पढ़ रहे हो। एक कंपटीशन का इतिहास अलग होता है, इसमें केवल फैक्ट याद करने होते हैं, और एक कॉलेज जब एजुकेशन होती है उसमें व्याख्या याद करनी पड़ती है क्योंकि बड़ा पेपर लिखना पड़ता है। तो इनके जो पिता थे, पिताजी का नाम था बहा अल दीस सम। ठीक है, बहा अल दीस सम नाम था। ये नाम कई जगह पर बहा अल दीस सम भी मिलता है, यानी कि एक ही नाम मिलता है और कई जगह टुकड़ों में मिलता है, इसे बहा अल दीन सम। ठीक है, तो इनके पिताजी का नाम तुम्हें औपचारिक रूप से याद रखना है। इनका पूरा नाम देखिए, पूरा नाम इनको शिहाबुद्दीन, मैंने कल बताया था शिहाबुद्दीन बोलते थे, और इनकी उपाधि के पश्चात इनका नाम हो गया मोहिउद्दीन मोहम्मद सम। यानी कि जो टाइटल होता है सम लगाते हैं बहुत सारे लोग, जो पीछे लगाते हैं अपने नाम के पीछे लगाते ना, ऐसे ही तो इन्होंने शिहाबुद्दीन के नाम से पहले फेमस थे और उसके बाद मोइनुद्दीन मोहम्मद सम। ठीक है, अब इनका एक बड़ा भाई था, कल बताया था गयासुद्दीन इनका बड़ा भाई था। ये क्या करता है इनका बड़ा भाई? 1163 ईस्वी में गौर को अपनी स्वतंत्र राजधानी बनाता है और राज्य स्थापित कर लेता है। उसके बाद 1173 में ये क्या करता है? गौरी को गौर का प्रशासक नियुक्त कर देता है। कहता है कि भाई तुम क्या करो, गौर को संभालो और मैं किसको संभालता हूँ? मैं गजनी का जो बाकी का साम्राज्य फैला हुआ है उसको संभालता हूँ। ये अपने भाई का बड़ा आदर करता था। ठीक है, और किसी की रेस्पेक्ट करे ना करे लेकिन अपनी भाई की सारी बातें मानता था। इसने कहा ठीक है, मैं यहाँ पर रहता हूँ और शासन व्यवस्था चलाता हूँ। अब देखिए, गौरी वंश की जो मुख्यतः नींव थी वो डाली थी 12वीं शताब्दी के मध्य में अलाउद्दीन जहाँसोज। ठीक है, कल मैंने बताया था इसके बारे में। अलाउद्दीन जहाँसोज, जहाँसोज का अर्थ होता है संसार को जलाने वाला, क्योंकि जब इसने गजनी को जीत लिया था, बैराम शाह को भगा दिया था, तो उसको पूरे कुछ आग लगा दी थी, लूटा था विजय उन्माद में। तो इसीलिए जहाँसोज जो है वो संसार को जलाने वाला है। अब देखिए, प्रारंभ में इनका कोई मूड नहीं था कि हम इंडिया जाएंगे या भारत जाएंगे या भारत पर आक्रमण करेंगे। पहले ये जो थे उधर ही गजनी, गौर और वो क्षेत्र था उसी में अपना राज्य विस्थापित करना चाहते थे, लेकिन ख्वारिज्म के शाह जो थे उनसे इनका टकराव होता है और लगातार टकराव होता है और दोनों शक्ति क्या थी? एक समान थी। इसलिए इनका क्या है, एशिया से मोहभंग हो जाता है। बोलते हैं कि क्या बेवजह इनसे टकराना, भारत की ओर चलते हैं। ठीक है, भारत का बड़ा नाम इन्होंने सुन रखा था तो इन्होंने सोचा भारत की ओर चलते हैं, अपना जो
लक है वो इंडिया में आजमा के देखते हैं। यहाँ के शासकों के संदर्भ में इन्होंने सुन रखा था कि यहाँ के शासक कभी भी एक होकर नहीं रहते, ये अलग अलग टुकड़ों में हमेशा लड़ते रहते हैं। तो इसलिए इनका ख्वारिज्म के शाह से मुभंग हो गया, क्योंकि ख्वारिज्म का शाह था उसको समर्थन प्राप्त था खलीफा का। तो जो खलीफा का समर्थन प्राप्त था अधिकतर उसको ज़्यादातर जो शासक थे वो समर्थन देते थे, इसलिए इनको क्या है बाहर से मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए इन्होंने क्या है ईरान इराक वाला जो एरिया है उधर के जो अभियान थे वो बंद कर दिए और इन्होंने भारत की तरफ पूरा ध्यान लगा दिया। अब देखिए गौरी का भारत पर आक्रमण, ठीक है, ये इसका पॉइंट है। अब इसमें चर्चा करेंगे। देखिए महमूद गजनवी, इससे पहले जो था महमूद गजनवी ने क्या हुआ था 1027 में भारत पर आक्रमण किया था। कल हमने जो अंतिम आक्रमण था उसका 1027 में था, उसका लास्ट आक्रमण जो भारत के खिलाफ हुआ था। और गौरी ने 1175 में पहला आक्रमण किया था। तो इन दोनों के बीच में जो टाइम लगा था वो था 148 वर्ष, ठीक है, आप लोग काउंट कर लेना। 148 वर्ष का दोनों के बीच में गैप था। अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि भारत की राजनीतिक व्यवस्था नहीं बदली, यानी कि भारत के शासक ये नहीं बोल सकते कि हमें टाइम ही नहीं मिला तैयारी करने का। तो इन दोनों शासकों के बीच में जो भारत के राजा थे उनको 148 वर्ष का टाइम मिला था। उनकी 2 पीढ़ियां काम कर सकती थी, एक बार मर के फिर दोबारा जिंदा होके दोबारा भी राजा बन सकता था। इतना टाइम भारतीय शासकों को मिला, लेकिन उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। वो लोग तो ये चाहते थे कि भारत का कोई भी शासक आए हमें धुंधे, लेकिन जो मेरा पड़ोसी का जो राज्य है वो मुझसे आगे नहीं निकलना चाहिए, बस ये टाइटल होता है। आजकल चलता है ऐसा, हमारे यहाँ जो आसपास है बिल्कुल चलता है। हमारा जो पड़ोसी है या फिर हमारा आसपास का जो व्यक्ति है वो सही से नहीं रहे, बाहर का भले कुछ करे, तो यही जो सोच थी उस समय भी थी। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे की राजनीति में अगर हम बात करें तो मोहम्मद गौरी का उद्देश्य जो था वो महमूद गजनवी से अलग था। क्यों अलग था? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किए थे तो ये क्या करता था, महमूद गजनवी लूटने के पश्चात और जीतने के पश्चात वापस लौट जाता था गजनी। लेकिन गौरी का उद्देश्य अलग था। ये क्या करता, जो इसने जीता है उसे क्या करता अपने साम्राज्य में मिला लेता और वहाँ पर अपना स्थायी शासन स्थापित कर देता था। इसलिए दोनों का उद्देश्य क्या था, अलग था। और भारत में साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक गौरी था, ठीक है, ये गौरी है जो उसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आया तो गजनवी था लेकिन उसका उद्देश्य अलग था, वो पैसा लूटना चाहता था, हाथी प्राप्त करना चाहता था। तो ये सारे उद्देश्य उसके थे। इसका उद्देश्य सत्ता स्थापित करना था, परमानेंट, यानी कि केवल भारत में साम्राज्य विस्तार करना। गौरी ने पहला जो आक्रमण है वो 1175 में मुल्तान पर किया था। मुल्तान पर इसलिए किया गया कि भारत में प्रवेश करने का द्वार ही वहीं था। और 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। देखिए मुल्तान में जो कबीले थे उस समय वो करमाथी जाति रहती थी यहाँ पर मुल्तान में, और करमाथी जाति पर ये पहला आक्रमण होता है। और करमाथी जो जाति थी वो पहले क्या थी, बौद्ध थी, बाद में इसको मुस्लिम बना दिया गया। इनके सामने कहा है आप मुस्लिम बन जाइए या आप भूत बन जाइए, यानी कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। उन्होंने कहा मरने से अच्छा क्या है मुस्लिम बन जाते हैं, ताकि जीवन तो जीते रहेंगे, और वो लोग क्या है मुस्लिम बन जाते हैं। तो इनको जबरन मुस्लिम बना दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनने विरोध किया और उनको क्या हुआ, भूत बना दिया। यानी कि भूत बनाने का मतलब है उनकी गर्दनें काट दी गई और एक भय व्याप्त कर दिया लोगों के कि जो भी राजा का आदेश नहीं मानेगा उसकी मौत निश्चित है। अब दूसरा जो है, दूसरा देखिए इसी के पास में सिंध पड़ता है, बड़ा फेमस था। सिंध में सुमर जाति, देखिए सुमर जाति जो है ये वास्तव में सुम्र जाति थी। क्या थी, ये वाली सुम्र, ठीक है। क्या टाइपिंग नहीं हो पाई, सुम्र में टाइपिंग हुई नहीं, मैंने कभी टाइप किया सुम्र टाइप कर पाऊँ लेकिन नहीं कर पाया। तो तुम लोगों को सुमर नहीं लिखना है, सुम्र लिखना है। तो सुम्र जाति जो थी वो यहाँ पर शासन करती थी। और इसका एक पड़ोसी राज्य था पंजाब, ठीक है, यहाँ भी देख लेते हैं। तो पंजाब में जो गजनवी वंश के शासक रह गए थे, यानी कि गजनवी के जो वंशज थे ये यहाँ पर फैले हुए थे पंजाब में और ये शासन कर रहे थे। अब देखिए गौरी जो है सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया, मुल्तान पर किया, याद रखना है। गौरी का पहला आक्रमण कहाँ हुआ, मुल्तान पर हुआ। और जो अपना अगला आक्रमण है वो करता है 1178 में गुजरात पर। अब जब ये गुजरात पर आक्रमण करता है तो इसे लेने के देने पड़ जाते हैं। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर इसकी क्या होती है, हार होती है। और हार होती है, और इसकी भारत में पहली हार कहाँ होती है, गुजरात में ही होती है। ठीक है। और यहाँ का जो शासक था वो कौन था, मूलराज था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि युद्ध का संचालन कौन कर रही थी, नायका देवी कर रही थी, यानी कि एक महिला कर रही थी। और इस महिला ने ही गौरी को युद्ध में परास्त कर दिया। ठीक है। इसका मन तो किया था कि एक बार पानी में डूब के मर जाऊं, लेकिन कर नहीं पाया। तो मूलराज की पत्नी जो थी नायका देवी, ये युद्ध का संचालन कर रही थी, और मूलराज जो है वो युद्ध में था और ये संचालन कर रही थी। संचालन करना अलग होता है, संचालन करना होता है सेना का देखरेख करना, कौन कहाँ से लड़ेगा। ठीक है। तो ये गुजरात से युद्ध करने में हार जाता है और वापस लौट जाता है। ठीक है। अब इसे एक आभास होता है कि मैं सीधा जाकर भारत के अंदर नहीं घुसूंगा, मैं धीरे धीरे युद्ध करूंगा, यानी कि पहले मुल्तान जीता फिर पंजाब जीतूंगा, ऐसे करके मैं भारत में प्रवेश करूंगा, एक साथ नहीं घुसूंगा। और उसी संदर्भ में ये क्या करता है, 1179 से 86 ईस्वी के बीच पंजाब, काफ़ी टाइम हो जाता है, 79 से लेके 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, इतने सालों में जाकर ये पूरे पंजाब को जीत पाता है। देखिए क्यों इसे इतना टाइम लग गया। देखिए पंजाब का जो शासक था वो था मलिक खुसरो। ठीक है। मलिक खुसरो क्या था, पंजाब का शासक था। पंजाब में मैंने तुम्हें बताया था जो गजनवी वंश के शासक थे वो शासन कर रहे थे, और सबसे पहले पंजाब पर इसने आक्रमण किया था 1179 में। ठीक है, 1179 इसने पहला आक्रमण किया, और पेशावर जो है उसको ये जीत लेता है, क्योंकि मलिक खुसरो जो था वो एक कमज़ोर शासक था। अब देखिए दूसरा आक्रमण करता है 1181 में, 1181 में आक्रमण करता है। अब इस बार क्या है, मलिक ये सोचता है कि मैं इससे युद्ध तो कर नहीं सकता, इसलिए क्या करता है, पैसे दे देता है। गौरी को बोलता है तुम्हें पैसा ले लो मुझसे, और मेरा एक पुत्र है इसको भी अपनी सेवा में ले लो, ताकि मैं भविष्य में तुम्हारे विरुद्ध कोई विद्रोह ना कर सकूं। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन आप क्या है, पंजाब पर आक्रमण ना करो। लेकिन आप अगर किसी से ऐसी विनती करोगे कि आप मुझ पर आक्रमण ना करो, तो सामने वाले को जरूर पता चल जाएगा कि जो राजा है वो क्या है, कमज़ोर है। फिर इसने क्या किया था, 1185 में तीसरा आक्रमण करता है और सियालकोट पर कब्जा कर लेता है। सियालकोट पर क्या है, कब्जा कर लेता है। तो मोहम्मद गौरी की जो महत्वाकांक्षा थी वो लगातार बढ़ रही थी। उसने कहा ऐसे नहीं, एक साथ पूरा पंजाब चाहिए। तो उसने क्या किया, 1186 ईस्वी में गौरी ने क्या किया, छल कपट का सहारा लेता है ये, और ये बोलता है मलिक को कि आप क्या कीजिए, वार्ता कीजिए, हम संधि करना चाहते हैं, ताकि बार बार क्या ना हो, आक्रमण ना हो। और इसे वार्ता के बहाने से बुला लेता है अपने पास, और वार्ता के बहाने से बुला लेता है, और इसे क्या कर लेता है, बंदी बना लेता है। और बंदी बनाने के बाद क्या है, इसको गौर ले जाता है, और वहाँ जाके 1192 ईस्वी में क्या कर देता है, हत्या कर देता है इसकी। ठीक है, 1192 में इसको गौर में क्या कर देता है, मार डालता है, और पूरा का पूरा जो पंजाब है वो किसका हो गया, गौरी का हो गया। ठीक है। तो ये बोलती है कूटनीति, इसको बोलते हैं कूटनीति। युद्ध में कूटनीति का इस्तेमाल एक अलग ही प्रकार का आपका सिक्का होता है, जो जितना कूटनीति जानता है वो उतना सफल होता है। अब देखिए हम आगे चर्चा करते हैं। पंजाब को गौरी जीत लेता है, मुल्तान को जीत लिया, आगे क्या होता है देखिए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। ठीक है, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। बड़ा फेमस युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, और इस युद्ध में शानदार लड़ाई होती है दोनों के बीच में। ठीक है, मोहम्मद गौरी भी एक शानदार संचालक का, सेना का शानदार सेनापति था, युद्ध नीति में और कूटनीति दोनों में निपुण था। और इधर पृथ्वीराज चौहान जो था वो भी युवा था, उसके पास भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। अब देखिए सबसे पहले युद्ध होता क्यों है, उसका कारण जानिए, क्या कारण है। किसी भी चीज़ के पीछे कारण होता है ना, कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती, आपको मालूम है ना, कोई भी चीज़ होगी उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो युद्ध हुआ, और युद्ध के पीछे भी कोई कारण था। आप किसी के साथ जा रहे हो पैदल पैदल, तो आप ऐसे थोड़ी करते हो कि चलते चलते बगल वाले को आपने झापड़ मार दिया, वो आपसे पूछेगा ना भाई क्या हुआ, क्यों मारा, तो उसके पीछे कोई कारण होता है। तो युद्ध में भी क्या है, कारण था। क्या कारण था देखिए, जब 1186 ईस्वी में 1186 में जब इसने क्या किया था, पंजाब पर अंतिम आक्रमण किया था, तो उसमें तबर हिंद का नाम सुना है,
नहीं सुना साहब, हमने सरहिंद का सुना है। बिल्कुल, सरहिंद या तबर हिंद दोनों का सेम कंप्रोमाइज नेम है, याद रखना है, ठीक है। तो तबर हिंद पर क्या किया, अधिकार कर लिया। अब तबर हिंद जो था वो किसकी सीमा में आता था, पृथ्वीराज चौहान की में आता था। जो गौरी को नहीं पता था कि ये जो है दूसरे का है, उसे तो क्या है जीतने से मतलब था। अब क्या है, दूसरा कारण क्या था, दोनों शासकों का महत्वाकांक्षी होना। दोनों शासक जो थे वो महत्वाकांक्षी थे, चाहते थे कि हमारा नाम हो भारत के अंदर। आपको मालूम है ना राजस्थान में क्या चल रहा है आजकल, गहलोत साहब भी चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूं, सचिन पायलट साहब भी चाहते हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं। दोनों महत्वाकांक्षाएं, और दोनों के बीच में क्या टकरार हुई, और टकरार ऐसी हुई कि पायलट साहब की क्या हो गई, छक्की हो गई। देखिए आगे क्या होता है। अब क्या है, तीसरा कारण क्या था, भारत में शीर्ष सत्ता स्थापित करना, यानी कि एक ही आदमी रहे, या तो चौहान साहब रहे या फिर गौरी रहे, एक ही रहे, दो लोग नहीं रह सकते, ठीक है। एक बड़ा साम्राज्य जो है उसमें दो लोग कभी नहीं रह सकते, एक ही रहेगा, कोई भी रहे, इसलिए शीर्ष सत्ता स्थापित करना। आप लोग क्लास में पढ़ते हो, क्लास में पता है एक ही डॉन होता है, छोटे मोटे भी डॉन होते हैं, लेकिन शीर्ष सत्ता में एक होता है। इसलिए दोनों के बीच में यही था कि केवल एक ही राजा पूरे भारत में रहे। तो इसके पीछे 3-4 कारण थे, ठीक है। अब देखिए थ्योरी देखते हैं इसकी। थ्योरी क्या कहती है, पृथ्वीराज चौहान ने, दिल्ली के सामंत थे गोविंदराज, बड़े ही निपुण थे। इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने क्या किया, इसको तबर हिंद पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। इसको क्या किया, तबर हिंद पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। जब इस बात की सूचना किसको मिलती है, गौरी को मिलती है। उनकी भी जो नेटवर्क था अच्छा था, गुप्तचरों ने जाके बोला कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो आक्रमण करने वाला है तबर हिंद पर, और वापस से इसको छीनने वाला है। तो गौरी ने कहा ऐसे कैसे छीन लेगा, कैसे छीन लेगा, हम भी क्या हैं, एक शासक हैं। तो ये भी क्या करता है, अपनी सेना को लेकर पहुंच जाता है कहाँ पर, बैटल ऑफ तराइन, कहाँ पर, तराइन के मैदान में। और इस इधर से पृथ्वीराज चौहान भी आ जाते हैं, बोलते हैं कि भाई हम कम थोड़ी हैं, उम्र में छोटे हैं लेकिन कम नहीं हैं। और दोनों सेनाएं जो हैं वो तराइन के मैदान में आमने सामने आ जाती हैं, और दोनों सेनाओं के बीच में क्या शुरू हो जाता है। अब दोनों सेनाओं में गले तो मिलेंगे नहीं वो लोग, दोनों सेनाओं में युद्ध शुरू हो जाता है। और युद्ध में सबसे आगे कौन था, सामंत गोविंद राज, ठीक है। सामंत गोविंद राज क्या था, सबसे आगे था। और गौरी ने क्या किया, वर्षा, तुम लोग जानते हो ना वर्षा क्या होता है, वर्षा, ये देखिए ये होता है वर्षा, समझ आया। तो वर्षा से क्या किया, गोविंद राज के मुंह पे मारा सीधा खींच के। और गोविंद राज के जो आगे के 2 दांत थे, इतिहासकार बताते हैं, मैं गिनने तो गया नहीं, इसके 2 दांत जो हैं वो टूट जाते हैं, दांत टूट गए, ठीक है, ये याद रखना। उसके दांत टूट गए, 2-3 कितने टूटे पता नहीं, तो उसके दांत टूट जाते हैं। और गोविंद राज भी कहता है देखो तुम्हारा हो गया, अब मेरा देखिए। तो गोविंद राज ने भी क्या किया, अपनी जो कटारी थी वो निकाली और गोरी के सीने पर सीधी मार दी। अब जब सीने पर जाके लगी कटारी, तो गोरी जो है वो घोड़ी से गिर गया, ठीक है, घोड़ी से गोरी गिर गया। और जैसे ही गोरी के सैनिकों ने देखा कि हमारे मालिक साहब तो नीचे पड़े हैं ज़मीन पर, उनको उठाया और कहाँ ले गए, युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाते हैं, वरना उनको मार देता कौन, गोविंदराज। अब जैसे ही उसको युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाने लगे, तो कुछ सैनिकों ने देखा कि हमारे राजा साहब तो जा रहे हैं, लगता है मर गए। कुछ ने सोचा घायल हो गए या मर गए, तो उन्होंने कहा हम क्यों रहे भाई, किसके पीछे युद्ध लड़ें जब हमारा राजा ही जा रहा है। तो उसकी जो सेना है वो भी कुछ समय बाद युद्ध के मैदान को छोड़कर भागने लगी। लड़ते हुए सैनिकों ने कहा भाई राजा गया, चलो निकलो यहाँ से। तो ये जो सेना है वो पूरी की पूरी भाग जाती है। पृथ्वीराज जो है वो भागती हुई सेना का पीछा नहीं करता, वो कहता है ये धर्म विरुद्ध है, मैं भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करूँगा, ठीक है। ये इसकी क्या थी, भारी भूल थी। जब जो सामने वाला आप पर आक्रमण करने आ रहा है तो वो चाहे कुटने के बाद भागेगा ही, ठीक है। तो इसको तुरंत उस पर पीछा करके उसको मार देना चाहिए था, क्योंकि आगे का जो भय है, आगे का युद्ध की जो संभावना है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाती, लेकिन ऐसा ये नहीं करता। अब क्या है देखिए, अब क्या होता है, इधर
पृथ्वीराज जीत जाता है, विजय उन्माद मनाते हैं सभी लोग मज़े से। लेकिन इनको याद आता है कि भाई युद्ध किसके ऊपर हुआ था। तो बोले युद्ध तो हुआ था, किसके ऊपर हुआ था, तबर हिंद के ऊपर हुआ था, सर हिंद के ऊपर हुआ था। बोले वो तो हमने लिया ही नहीं। तो 1 साल के बाद, कितना, 1 साल के बाद जहाँ काजी जियाउद्दीन को नियुक्त कर रखा था तबर हिंद में, तो इससे क्या है, इसको छीन लिया जाता है। 1 साल के बाद, युद्ध के 1 साल के बाद इसको क्या है, छीन लिया जाता है। और वापस से जो तबर हिंद है, सर हिंद है, वो किसके कब्जे में आ जाता है, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के कब्जे में आ जाता है। और जो स्थिति है वो पहले की तरह बन जाती है। लेकिन गौरी जो है वो युद्ध हार जाता है और वो क्या है, सोना, आराम करना त्याग देता है और प्रतिज्ञा करता है कि जब तक मैं पृथ्वीराज से बदला नहीं लूँगा तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा। ठीक है, अब वो पूरी तैयारी के साथ दोबारा से क्या करता है, युद्ध की तैयारी करता है। क्या करता है, युद्ध की तैयारी करता है। लेकिन इधर क्या होता है, इधर हमारे जो पृथ्वीराज थे इनको क्या हो गया, क्या हो गया, प्रेम हो जाता है संयोगिता से। आपने संयोगिता की स्टोरी सुनी होगी। ठीक है, संयोगिता से क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। और आपको मालूम है विवाह के पश्चात इन्होंने तैयारियां जो हैं वो तैयारियां जो थी युद्ध की वो बिल्कुल छोड़ दी। इधर इनके मंत्री जो थे कहते थे कि भाई गौरी जो है वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो बोला वो तो मार खा के गया है, अब वापस लौट के नहीं आएगा। तो इन्होंने जो 1 साल था वो बिल्कुल मज़े में गुजार दिया। इन्होंने कोई युद्ध की तैयारी नहीं की, ना ही अपने मंत्रियों से कोई बात की, ना अपनी सेना पर ध्यान दिया केवल किस पर, संयोगिता पर। ठीक है, कभी टाइम मिलेगा संयोगिता की स्टोरी सुनाएंगे। लेकिन यह युद्ध चल रहा है और युद्ध में स्टोरी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अब देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता है। इस तराइन के दूसरे युद्ध में सब कुछ जो है वो बदल जाएगा। गौरी ने क्या किया था, पूरे 1 वर्ष तक तैयारी की थी। 1,20,000 जो सैनिक वो तैयार किए थे युद्ध के लिए। और अपनी हार का बदला लेने के लिए वापस कहाँ जाता है, तराइन के मैदान में आ जाता है और बोलता है कि अब दोबारा से क्या होगा, युद्ध होगा। इधर हमारे पृथ्वीराज चौहान को बोलते हैं कि साहब चलो, वो आ गए हैं। कौन आ गए, गौरी आ गया। कहाँ आ गया, तराइन के मैदान में आ गया। तो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को बोलता है कि अभी आता हूँ और गौरी को हरा के आता हूँ। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान भी क्या है, अपनी सेना लेकर कहाँ पहुँच जाता है, तराइन के मैदान में। गौरी जो है वो रुकनुद्दीन हमला को दूत बनाकर भेजता है पृथ्वीराज के पास और कहता है कि अगर पृथ्वीराज इस्लाम कबूल कर लेगा तो हम उसे क्या कर देंगे, माफ़ कर देंगे। तो पृथ्वीराज क्या होता है, क्रोधित हो जाता है, बोलता है इतनी हिम्मत इसकी कि हमें ये बोल रहा है कि हम माफ़ कर देंगे, बल्कि पहले खुद युद्ध हार चुका है। ठीक है, अब क्या है, पृथ्वीराज भी अपनी क्या है, सेना लेकर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, तराइन के मैदान में। इस बार जो गौरी है वो क्या करता है, छल कपट का सहारा लेता है। बोलता है कि युद्ध से अच्छा है कूटनीति या छल कपट का सहारा लिया जाए। और वो पृथ्वीराज के पास दूसरा संदेश भिजवाता है कि मैं क्या चाहता हूँ, संधि चाहता हूँ। मेरे भाई ने मुझे यहाँ पर भेजा है, मैं यहाँ पर आना नहीं चाहता था। आप क्या करो, मुझसे संधि कर लो और मैं क्या करूँगा, वापस लौट जाऊँगा। पृथ्वीराज ने इस संदर्भ में कोई बात नहीं की। वो सोचा ये युद्ध करना नहीं चाहता, ये संधि करना चाहता है। अब रात में गौरी ने क्या किया, जो 1,20,000 की जो सेना थी उसको 40,000 के टुकड़ों में बांटा। 4×12 होते हैं ना, तो 40,000 के टुकड़ों में बांटा और चारों ओर भेज दिया। ठीक है, यानी कि अपने लेफ्ट राइट और सामने भेज दिया। और जो सेना थी वो गौरी के कैंप के पीछे पहुंच जाती है और चौहान के कैंप के पीछे पहुंच जाती है रात में। और अपने जो शिविर थे उनके सामने इन्होंने रात भर आग जला के रखी, क्योंकि सामने से अगर वो देखें तो उनको ऐसा लगे कि जो सेना है वो अपने अपने कैंपों में है। अगर आप लोग अपने रूम में लाइट जला के रखोगे तो सामने वाला तो यही समझेगा रूम के अंदर कोई है। ठीक है, ऐसा ही इन्होंने किया था। अब क्या होता है, रात में सेना चारों तरफ पहुंच जाती है।
इधर जो पृथ्वीराज की सेना थी वो सो रही थी आराम से, कुछ लोग जगे हुए थे। और जैसे ही सुबह होती है बूम बाम शुरू हो जाता है। गौरी की सेना जो है वो पृथ्वीराज के शिविरों में घुस जाती है। और कुछ लोग तो हसीन सपने देख रहे थे, कुछ लोग दैनिक के कार्यों में व्यस्त थे। यानी कि आप समझते हो दैनिक कार्य, सुबह सुबह फ्रेश होने जा रहे थे कुछ लोग नहा रहे थे, कोई कुछ कर रहा था। तो उनके ऊपर क्या हो गया, आक्रमण हो गया। और जैसे ही आक्रमण होता है क्या होता है, भगदड़ मच जाती है कैंप के अंदर। कोई अपनी तलवार ढूंढता है, कोई कुछ ढूंढता है, कोई अपना घोड़ा ढूंढता है, मेरा घोड़ा कहाँ गया। पृथ्वीराज जो है वो स्थिति को संभालने का प्रयास करता है, लेकिन स्थिति को नहीं संभाल पाता, क्योंकि चारों तरफ से क्या हो गया, आक्रमण हो जाता है। इसमें पृथ्वीराज के हजारों सैनिक मारे गए। गोविंदराज जो था, इसका सामंत था, वो भी क्या है, शहीद हो जाता है। सैकड़ों सैनिक शहीद हो गए, सरदार शहीद हो गए। और पृथ्वीराज जो है वो सिरसा पता है कहाँ पड़ता है, हरियाणा की तरफ। सिरसा जो है वहाँ पे पकड़ लिया जाता है और इसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। अब आप लोगों के मन में कुछ आ रहा होगा कि पृथ्वीराज को तो अंधा करके वो गौर ले गया था, ऐसा ही तो आ रहा होगा। ठीक है, ये जो फैक्ट है वो है पृथ्वीराज रासो के अनुसार। पृथ्वीराज रासो में ये बताया गया है कि वो उसे गजनी लेके जाता है और वहाँ पे अंधा कर देता है उसको, जहाँ पर पृथ्वीराज शब्द विधि बाण के द्वारा गौरी की हत्या कर देता है। वो ऊपर जाके बैठ जाता है, जिसकी आवाज़ पर कौन बोलता है, चंद्रबरदाई बोलता है। किससे बोलता है, गौरी से बोलता है कि ये जो है शब्द वेदी बाण चलाना चाहता है। और जब गौरी जो है ऊपर जाकर बैठ जाता है, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताऊ ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। तो उसी के आधार पर 4 बांस, यानी कि 4 बांसों से बना 24 गज ऊंचा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, उसके ऊपर सुल्तान बैठा हुआ है। तो उसी दिशा में क्या करता है, तीर को छोड़ देता है। और जो गौरी है उसमें जाकर वो सीधा तीर लगता है और गौरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं ये सारी बातें क्या हैं, कोरी कल्पना हैं। ठीक है, इनको बनाया गया है। इसके पीछे दूसरा फैक्ट भी आता है। दूसरा फैक्ट क्या आता है कि 1193 ईस्वी में पृथ्वीराज का एक सिक्का मिला है। कहाँ से, तारागढ़ कहाँ पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वीराज क्या था, जिंदा था 1192 के बाद भी। उसने क्या किया, संधि कर ली, किसके साथ, गौरी के साथ। लेकिन बाद में हसन निजामी भी इस बात को कहता है, लेकिन बाद में क्या है, वो सुल्तान के प्रति षड्यंत्र करता हुआ पाया जाता है, जिसकी बाद में क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो ये 2 से 3 फैक्ट हैं कि वो हिसार में मारा गया, उसे गौर ले गया और वहाँ पे उसकी हत्या कर दी, लेकिन बाद में अजमेर में वो शासन करता रहा। तो ये तीनों जो फैक्ट हैं आपको ध्यान रखने हैं। ध्यान क्या है, आपने सुन लिया, आपको ये याद हो गए होंगे। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए इम्पोर्टेंट, युद्ध हो गया, चलिए ठीक है, युद्ध हो गया। युद्ध के परिणाम क्या निकले, युद्ध जो है उसके परिणाम क्या निकले। देखिए, तराइन के दूसरा जो युद्ध होता है, इसके बाद पूरे भारत में सत्ता स्थापित हो जाती है, किसकी, मुसलमानों की, जो 1947 तक चलती है। लगातार जो है भारत के लोग किसी दूसरे के आधिपत्य में रहते हैं। आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा है, आर.सी. मजूमदार ने कहा है कि इस पराजय से हिंदू धर्म पर विनाश ला गया, यानी कि जो हिंदू धर्म है वो विकास हो रहा था, वो विकास रुक जाता है और हिंदू धर्म का क्या होता है, धीरे धीरे पतन होता है। डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास में एक युग परिवर्तनकारी घटना है। यानी कि इस युद्ध के बाद पूरा जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो सिस्टम है वो बदल जाता है। और क्या होती है, भारत विजय निश्चित हो जाती है गौरी की। इतिहास में पहली बार मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, हिंदुस्तान के बीचों बीच तुर्क शासन स्थापित कर लिया। इन 2 लोगों की क्या ये परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो हमने आज जो है वो मोहम्मद गौरी को पढ़ा, मोहम्मद गौरी के आक्रमण को पढ़ा। अब देखिए, इसके बाद
हम इस टॉपिक के लास्ट चरण को लेंगे। 2 से 3 वीडियो इस टॉपिक पर हो चुके हैं। अपनी प्रतिक्रिया देना, आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या इसमें आपको समझ में नहीं आया, क्या समझना चाहते हो, जैसी भी आपके विचार हों वो कमेंट सेशन में हमें बता देना। PDF जो है वो कमेंट से उसमें रहती है, आप वहाँ से डाउनलोड करना और अपनी कॉपी में इसे लिख लेना, ठीक है। इसी अनुसार बिल्कुल टॉपिक बाई टॉपिक, हेडिंग बाई हेडिंग जैसे है वो उतार लेना। और स्टोरी याद रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास में तुम्हें लिखना होता है 3-4 पन्ने, तो ये जो कहानी है ये याद रखना बेहद ज़रूरी है। इसलिए इसको 1 से 2 बार आप लोग सुनोगे तो आपको आसानी से स्टोरी जो है वो पूरी याद हो जाएगी। यहाँ पर रट्टा मारने की या फिर रटने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।